वेलकम, नमस्कार। 9 PM प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। और सबसे पहले बात चुनाव की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए बंपर वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 55 सीटों पर शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। यहां मुस्लिम बहुल सीटों पर अगर बात की जाए तो 2017 के मुकाबले 11% ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं उत्तराखंड और गोवा में भी भारी वोटिंग हुई। गोवा में 40 सीटों पर 75% से ज्यादा, तो उत्तराखंड की 70 सीटों पर करीब 60% मतदान। इस मतदान का रुख अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विचारक अपने अपने गणित लगा रहे हैं। कई पार्टियां सोच रही है कि उनकी नैया पार है, तो कई पार्टियां सोच रही है कि कहीं तो बदलाव की जरूरत है। अब जनता बदलाव के मूड में थी या रिपीटेशन के मूड में थी, ये तो ईवीएम जब राज उगलेगी, यानी कि जब नतीजे बाहर आएंगे तभी कंफर्म होगा। लेकिन धीरे धीरे हवा का रुख पता चलता है। गली मोहल्ले चौक चौराहों तक आवाजें आती हैं कि साहब हवा किधर की है। और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि जिस परिवार के हाथ में कांग्रेस की कमान है, वो परिवार पंजाब से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालता है। पीएम मोदी ने पंजाब को क्रांतिकारियों की धरती बताया और सरदार भगत सिंह से लेकर उधम सिंह और महाराजा रणजीत सिंह तक को याद किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती वो धरती है जिसने देश को दिशा दी है, देश को हौसला दिया है। उन्होंने नवा पंजाब भाजपा दे नाल का नारा दिया और कहा कि पंजाब में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने एक बार फिर पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं देवी मंदिर जाना चाहता था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इजाजत नहीं दी। इस रैली में पीएम के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और शियत संयुक्त के प्रधान सुखदेव ढींडसा भी मौजूद रहे। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं। लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। और पंजाब में पीएम मोदी के दौरे को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। इस बार मामला सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को लेकर है। चन्नी के हेलीकॉप्टर को पहले चंडीगढ़ और फिर सुजानपुर में उड़ान भरने से रोक दिया गया। सीएम चन्नी जालंधर जाना चाहते थे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी। 2 बार हेलीकॉप्टर रोके जाने के बाद सीएम चन्नी भड़क गए। उन्होंने कहा राजनीतिक वजहों से मुझे प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, कोई आतंकवादी नहीं। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जालंधर की रैली में इस विवाद का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि जब वे गुजरात के सीएम थे और उन्हें भाजपा ने पीएम उम्मीदवार बनाया था, तब पठानकोट से हिमाचल में प्रचार के लिए जाते वक्त उनका हेलीकॉप्टर रोक दिया गया था। मोदी ने कहा तब कांग्रेस के युवराज अमृतसर में कहीं आ जा रहे थे, तब उनकी वजह से मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया गया, जबकि वो सिर्फ एक सांसद थे। इस वजह से मुझे हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियों तक रुकना पड़ा, वो रैलियां रद्द करनी पड़ी। उन्हें सत्ता का इतना घमंड था। और दतिया पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, आज दतिया का दौरा किया है उन्होंने। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है अमित शाह ने मां पीताम्बरा पीठ में माई के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। उसके बाद वो ग्वालियर रवाना हो गए। तो आज दतिया पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूजा अर्चना की। उनके साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। और एमपी में एक बार फिर विधायक निधि की राशि बढ़ाने की मांग उठ गई है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि विधायकों को मिलने वाली राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ की जाए, क्योंकि
विधायक जनता से सीधे कनेक्ट रहते हैं, इसलिए विधायक के पास कई काम आते हैं। ऐसे में विधायकों को भी सांसदों के समान ही निधि दी जानी चाहिए। मैंने लिखा था कि कोविड काल में आदमी दो ही चीज़ के लिए आ रहा है, दवाई के लिए पैसे या रोजगार समाप्त हो गया तो आर्थिक सहायता चाहिए, शादी है उसके लिए चाहिए, कोई डेथ हो गई है उसके लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है किया गया था। इसको ऐसा ही रखा जाए 50 को, और थोड़ा बढ़ाया भी जाए जिससे लोगों की ठीक से मदद हो सके। और जो समिति में तय हुआ है, क्योंकि हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं गौतम जी, और जो शैलेंद्र जैन जी है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छा उसका खाका खींचा है। और उसमें मरम्मत है, छोटे छोटे काम है, ये तुरंत उसमें रिलीफ लोगों को मिले, वो स्थिति इसमें पैदा की जानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है तो समिति ने इन सब चीज़ों को रखा होगा और आने वाली विधानसभा में इसको रखा के पारित किया जाएगा, इसकी उम्मीद है। वहीं बीजेपी ने पीसी शर्मा की मांग को लेकर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा है कि कांग्रेस ने 15 महीने के कार्यकाल के दौरान विधायक निधि क्यों नहीं बढ़ाई। निधि या सांसद निधि बढ़ाए जाने का जब जब भी अवसर आया है, तब तब आवश्यकता पड़ी है, तब तब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही इसमें इजाफा किया है। कांग्रेस यदि आज विधायक निधि को 5 करोड़ रुपए किए जाने की जब बात कहती है, तो कांग्रेस से पूछेंगे कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार के समय आप चिंता करते थे आईफा को लेकर के, फिल्मी कलाकारों के ऊपर करोड़ों रुपए का बजट आप रखना चाहते थे, और तब जब इतनी आवश्यकता आपको प्रतिपादित आज हो रही है, तब आपने 15 महीने के शासन काल में विधायक निधि बढ़ाए जाने का काम क्यों नहीं किया है। अमेरिका कांग्रेस की गतिविधियां आने वाले दिनों में तेज होने वाली हैं। खासकर कमलनाथ के कार्यक्रमों और बैठकों में इजाफा हो जाएगा। सागर, दमोह, भिंड, रीवा, भोपाल में कई बड़े कार्यक्रम होने हैं। कमलनाथ जहां संत रविदास की जयंती पर सागर में रहेंगे, तो वहीं 19 फरवरी को उनका रीवा के मनगवा में प्रोग्राम है। सवाल यही है कि आखिर इन तैयारियों को किस रूप में देखा जाए। हारी हुई सीटों पर फोकस, कमलनाथ की तैयारी चौकस, रीवा पर नई रणनीति, जाति समीकरण से भी प्रीति। भोपाल के पीसीसी कार्यालय, जिसे कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय भी कहा जाता है, यहां पिछले कुछ महीनों से गतिविधियां तेज हो गई हैं। आए दिन होने वाली बैठकों की संख्या भी बढ़ गई है। सोमवार को कमलनाथ भोपाल पहुंचे, कार्यकर्ताओं से बात भी की। अभी आने वाले दिनों में उनकी व्यस्तता और बढ़ने वाली है। हारी हुई सीटों पर कांग्रेस का फोकस तो होगा ही, साथ ही कास्ट समीकरण पर भी ध्यान होगा। कमलनाथ जी इस बीच में सागर जा रहे हैं, जहां पर संत रविदास का जो जयंती है उसके कार्यक्रम में रहेंगे। वहां आसपास के जिलों के लोगों से भी बात करेंगे, मंडलम और सेक्टर के लोगों से बात करेंगे। वो मनगावा जा रहे हैं, रीवा जिले में प्रोग्राम उनका है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा है। भिंड में भी उनकी एक बहुत बड़ी सभा रखी गई है, वहाँ भी वो जा रहे हैं। इस बीच भोपाल में जो हमारी 2-3 मीटिंगें होने वाली हैं, 17 तारीख को एक मीटिंग है, तो उस दिन प्रदेश में विभिन्न जिलों के पदाधिकारी भी बुलाए गए हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्षों की मीटिंग भी रखी है। 20 तारीख को हमारे प्रभारी उनकी मीटिंग भी रखी गई। कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में अपनी सियासी घेराबंदी मजबूत रखना चाहती है। रीवा संभाग की ही बात करें तो यहां 2018 में एक भी सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। मनगवा सीट पर तो बहुत कम वोटों से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। वैसे 19 फरवरी को कमलनाथ रीवा दौरे पर जा भी रहे हैं। इतना ही नहीं, जाति समीकरण को ध्यान में रखकर रविदास जयंती पर सागर में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है, अभियान चला रही है, तो उन्होंने कहा घर घर चलो। अब उनका हमने फोकस किया है कि हमको आगामी चुनाव के लिए जो सीट हमारी पिछले चुनाव में कमज़ोर रह गई थी, या और हम जहां चुनाव नहीं जीत पाए थे, ऐसी जगह पर हम अपना काम शुरू करें। उनको लगा हमने भी शुरू कर दिया। तो नकल करने का प्रयास तो करते हैं कांग्रेस के नेता। वास्तव में उनके पास संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है। इस कारण से वो उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार बदल रही है। जो काम बीजेपी में हो रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस में भी तैयारी चल रही है।
खास बात यह भी है कि कमलनाथ जिस रूप में आगे बढ़ रहे हैं उसमें कोई दूसरा बड़ा नेता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या उनकी कोई सीक्रेट टीम है या फिर वो यंग टीम के साथ काम कर रहे हैं? जो भी हो, लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस की तैयारी नजरअंदाज करने के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तैयारी में भले ही शोर नहीं है लेकिन ये असरदार उतनी ही रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती के बाद बच्चों की मौत का मामला भी गरमाने लगा है। सदन में बच्चों की मौत को लेकर पेश आंकड़ों की वजह से बीजेपी प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस सरकार इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखती। सेहत पर सवाल, फिर उठा सियासी बवाल। आंकड़ों पर बीजेपी का हल्ला बोल। बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? छत्तीसगढ़ में आदिवासी बच्चों की सेहत पर किए सवाल और इस पर दिए जवाब के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के एक सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों की मौत से जुड़े जो आंकड़े दिए वो हैरान करने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग बीमारियों की वजह से 3 साल में 25,000 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ा। हालांकि कुपोषण से कोई मौत दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी इन 3 साल में नवजात शिशु मृत्यु और बाल मृत्यु दर में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। वहीं आंकड़ों को आधार बनाकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। इस सरकार की विफलता है। इसमें अपने को बड़ा आदिवासियों का हितैषी मानती है सरकार, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में लगातार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, आदिवासी लोग पीड़ित हुए हैं। पूरी तरह से इसमें सरकार की विफलता झलकती है। वो कहती कुछ है और करती कुछ है। इधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि सदन में जो आंकड़े पेश किए गए वो पूरी तरह से गलत है। बहुत ज्यादा वो आंकड़े पे विश्वास नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ की वर्तमान हालत, जो प्रश्न में उत्तर आया है, उससे काफी कुछ बदल चुका है। हमारी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जब से शुरू किया है, अब कुपोषण से लड़ाई हमारी प्राथमिकता है और हम उससे निश्चित रूप से निजात पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पार्लियामेंट में जो दिया गया उत्तर है उससे अब स्थिति थोड़ी भिन्न है। सदन में पेश किए गए इन आंकड़ों को लेकर ये बहस कोई नई नहीं है। बिजली कटौती को लेकर सदन में दिए गए आंकड़ों पर भी कुछ इसी तरह की बयानबाजी देखने को मिली थी और अब बच्चों की मौत के आंकड़ों पर केंद्र और राज्य सरकार फिर आमने सामने है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। और इसी के साथ प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।